बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। कहते हैं सियासत में अना का सिक्का नहीं चला करता, लेकिन मुस्लिम लीग नून निगरान हुकूमत के लिए वजीर आजम से मिलने को तैयार नहीं। एमक्यूएम अपोजिशन में बैठने का हतमी फैसला कर चुकी है। इंतखाबी सियासत के नए बाब खुलने जा रहे हैं। कोयटा में एक के बाद दूसरा धरना, फिरका वारियत के साए दिल दहला रहे हैं। अल्लाह खैर करे। शाहजेब केस में पुलिस, पीआईए और एफआईए सबका किरदार बता रहा है कि रियासती इदारे करप्ट हो चुके हैं। वजीर आजम कहते हैं कि असम्बलियां अपनी तबई उम्र पूरी करेंगी, यानी 16 मार्च मौजूदा असम्बलियों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यानी एक ख्वाब जो लंदन में मुल्क की दो बड़ी जमातों के कायदीन ने देखा, उसको मिसाक़ जमहूरियत के उन्वान से दस्तावेजी शक्ल दी। उस ख्वाब को ताबीर मिलने जा रही है। असम्बलियां खत्म होते ही एक निगरान सेटअप रोजमर्रा के मामला चलाने के लिए वजूद में आएगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होगी कि वो आम इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए रियासती मिशनरी को गैर जानिबदार रखे और इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों ने दस्तूर पाकिस्तान को आमिराना अदवार की मनमानियों से पाक करने के लिए आइन में कमोबेश मुतफ़क़ा तरामीम की। वहीं यह कानून भी बनाया गया कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान हुकूमत वज़ीर आज़म और अपोजिशन बामी मुशावरत से बनाएंगे, और अगर इनमें मुशावरत किसी नतीजे को नहीं पहुंचती तो फिर यह काम पार्लिमानी कमेटी करेगी। अगर यह पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो फिर यह काम इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से करेगा। यहां से ग्रे एरिया शुरू होता है, क्योंकि यह कहना मुश्किल है कि एक इलेक्शन कमिश्नर पर दरपर्दा कोई असरअंदाज हो सकता है या नहीं। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ निगरान हुकूमत की तश्कील के लिए अपोजिशन लीडर को खत लिख चुके हैं। वक्त थोड़ा और काम ज्यादा है। मामला सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी का नहीं, बल्कि पूरी काबीना के नाम ज़ेर गौर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से इतलात खैर की नहीं आ रही। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ चौधरी निसार अली खान के नुक्ता नजर से मुत्तफिक हो चुके हैं, जो अलल ऐलान कह चुके हैं कि हुकूमत के साथ निगरान सेटअप के मामला तय नहीं पाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि अपोजिशन लीडर की पेश की बदगुमानी का क्या जवाब था? क्या यह बदगुमानी नीम जान मिसाक़ जमहूरियत की रूह के खिलाफ नहीं? और मुल्क की दो बड़ी जमातों के इस मामले पर अदम इत्तेफाक से एस्टेब्लिशमेंट सारे मामले पर हावी नहीं हो जाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जफर अली शाह और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली शैला रजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। जफर अली शाह साहब, सबसे पहले आपसे बात शुरू करते हैं। चौधरी निसार साहब अगर वज़ीर आज़म से बात ही नहीं करेंगे तो मामला आगे कैसे जाएंगे? अभी तो इलेक्शन कमीशन पर भी एतराज़ात होने लगे हैं। देखें जी, ये बात नहीं है जिस तरह अभी आपने फरमाया कि अना का मसला नहीं होता। पॉलिटिक्स में हमेशा असूल के मसले होते हैं और असूल पर बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं, और जिस पर नजर ये आता है कि शायद ये अना का मसला बना दिया गया है। लेकिन यहां पर ना अना का मसला ना किसी और चीज का मसला। सवाल यह है कि जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं कि वक्त बड़ा थोड़ा है और इंतखाबात चंद कदमों पर रह गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने थ्रू अमेंडमेंट्स एक रास्ता बता दिया है। उस रास्ते के मुताबिक लीडर ऑफ द हाउस को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को दोनों को किसी नाम पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। और अगर ये मुत्तफिक नहीं होते, जिस तरह अभी आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि शायद उन्होंने खत लिख दिया तो ये नहीं मान रहे, या ये कुछ कह रहे हैं तो वो नहीं मान रहे, तो फिर आगे रास्ता है उसका। और वो भी अगर रास्ता जो है वो मुकम्मल नहीं होता तो फिर इसमें भी गुंजाइश है कि वो नाम जो है आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाएं, और फिर उनको भी टाइम का तयन है, और उन्हीं नामों में से जो भेजे जाएंगे पार्लिमानी पार्टी से, उन्हीं नामों में से किसी एक नाम का फैसला करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो काबिल कबूल होगा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सारी जमातों को, चाहे वो किसी का चेहरा किसी को पसंद हो या ना हो। तो ये है, ये तो हर सूरत में करना पड़ेगा। लेकिन जफर अली शाह साहब, सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर कोई नाम पर मुत्तफिक हो जाएं। बेहतरीन हल तो यह होगा, क्योंकि ये तरमीम आप लोगों ने खुद इस पर मुत्तफिक थे। अब क्यों नाराजी? उस वक्त भी सदर जरदारी ही थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तब ये तरमीम अगर लाए तो उस पर इत्तफाक अगर है तो फिर इसी तरह से काम आगे चलना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सारी जिम्मेदारी क्यों डालना चाह रहे हैं? देखे नहीं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बात भी जो है, ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हटकर नहीं है, ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर यह फैसला हुआ था कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन आपस में बामी मुशावरत से
किसी एक नाम पर मुत्तफिक होंगे। ये वहीं पर यह भी फैसला हुआ था कि अगर इत्तेफाक नहीं हो सकता तो फिर पार्लिमानी उस पार्टी के पास जो है मसला जाएगा, और वहां पर भी अगर इत्तेफाक नहीं हो सकता तो फिर मसला इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के पास जाएगा। शैला रजा साहिबा, क्या यही बेहतरीन रास्ता है? जी, जमहूरियत ने तीनों रास्ते मुतय्यन किए हैं, और पहली बात तो ये कि मैं ऐसा समझती नहीं कि किसी जगह डेडलॉक आएगा, और कोशिश यही होगी कि दोनों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और निगरान और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वही मामला हल करें। लेकिन मैं समझती हूँ ये वक्त से पहले बातें हैं, और ज़फ़र अली शाह साहब इस पर बड़ी अच्छी तफसील दे चुके हैं कि तीनों आईनी रास्ते हमारे पास मौजूद हैं, और इनमें से किसी, मैं समझती हूँ कि तीसरे की नौबत नहीं आएगी। पहले दो में इंशाल्लाह अगर पहला ही होगा, और अगर पहला नहीं हो सका तो दूसरे में बात हो जाएगी। लेकिन चौधरी निसार साहब तो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि वो मिलने को ही तैयार नहीं है वज़ीर आज़म से, तो फिर किस तरह मुशावरत होगी? देखिए, बात यह है कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो थोड़ा सा उनका मिजाज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामला सही हो जाएगा। अब इस वक्त मौके पे मैं अच्छा नहीं मुझे महसूस होगा कि मैं मुख्तलिफ उनकी बातें यहाँ पे रिपीट करूँ, मुख्तलिफ औकात में उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये कोई पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है कि मैं उनकी बातें करूँ। इस तरह होता है, और ये कोई नई बात नहीं है। अगर वो नहीं तैयार तो ये भी एक जमहूरी मसला है कि उनके कुछ अपने ख्यालात हैं, लेकिन ये है कि अगर वो तैयार हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ज़फ़र अली शाह साहब, हर्ज क्या है वज़ीर आज़म से मिलकर कोई नाम सामने आ जाए, इसमें क्या हर्ज है? क्यों मिलना नहीं चाह रही मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म से? सारी गाजी साहब, मैं आपका सवाल क्लियर नहीं हो सकता। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि शैला रजा साहिबा कहती हैं अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी मामला जाता है वो आईनी रास्ता है, आप भी ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि वज़ीर आज़म से बात करने में हर्ज क्या है, ताकि लोगों को लगे कि सियासतदान भी किसी बात पर इत्तेफाक कर सकते हैं। देखिए जी, कोई हर्ज नहीं है, और बातें करते भी रहे हैं। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये अगर सियासतदान आपस में बात नहीं करेंगे तो मुल्क की मसाइल कैसे हल करेंगे। बातें होती हैं, मुज़ाकरात होते हैं, अपना सेमिनार होते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बातें तो होती रहती हैं। अब ये मसला चूंकि अभी फैक्ट्स जो है वो ना आपके पास है ना मेरे पास है, कि वो किस बात पे उन्होंने क्या बात की और उस पर उनका रिएक्शन क्या है। वो जब तक फैक्ट्स मेरे पास ना हो या आप बस वाज़ह तौर पर न बताएं तो उस पर तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैंने आपको वाज़ह कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत हाल से कोई भी डेविएट नहीं कर सकता, वहां से कोई इधर या उधर बात जो है वो नहीं हो सकती। बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, ये फरमाइए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब हुकूमत से अलग हो चुकी है, उसके बाद आप लोग मुशावरत करेंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि तमाम अपोजिशन जमातों से मुशावरत होगी किसी के नाम पर, वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, लेकिन एमक्यूएम से नहीं। ऐसा क्यों? ये देखें अपना गाजी साहब, ये भी जो है ये एक सियासी और इखलाकी मसला है, वरना कॉन्स्टिट्यूशन ने तो जो है वो इजाजत दी है वो सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को। और फिर मैं समझता हूं कि इखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर तमाम मुतारफ ग्रुपों को, एक मुतारफ ग्रुप हिज़्ब इक़्तिदार का है, हिज़्ब इख्तिलाफ का है, और वो हमारी पार्टी कह चुकी है, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं, अपना निसार अली खान साहब कह चुके हैं कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों और लीडरों से यकीनन मुशावरत करेंगे। और यही अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, यानी सब ऑपोजिशन जमातों से मुशावरत होगी, अगरचे आईनी नहीं, लेकिन अखलाकी तौर पर एमक्यूएम से नहीं बात होगी। क्यों नहीं होगी? फिर क्या पीपल्स पार्टी उनसे मुशावरत के लिए तैयार है? इस बारे में इंशाअल्लाह रज़ा साहब से जानेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कहते हैं यह आईनी रास्ता है। अगर इलेक्शन कमिश्नर भी कोई नाम नामजद कर देते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म वो होगा तो उस पर इत्तेफाक हो जाना चाहिए, आईनी रास्ता है। शैला रजा साहिबा, ये फरमाइएगा कि अगर इस तरह से हो जाता है, आप कहते हैं इस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन एमक्यूएम अब जब अलग हो चुकी है, क्या उनसे भी मुशावरत की जाएगी निगरान वज़ीर आज़म के लिए? जी देखें, पहली बात तो यह है कि मैं ये समझती हूँ कि
इलेक्शन कमिश्नर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी, पहले ही तय हो जाएगा। और जहां तक मशावरत की बात है तो जिस तरह आइन में उनकी हैसियत बनती है उस तरह से जरूर उनसे पूछा जाएगा। लेकिन आइन तो सिर्फ कहता है कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में होगी। मुझे ये बताएं जफर अली शाह साहब, उसामा, आपको एक बात याद होगी कि जब हमने इलेक्शन कमीशन बनाया सही, तो हुकूमती पार्टीज ने भी और अपोजिशन पार्टीज ने बहुत बड़ी जमहूरी राय इख्तियार करी। वो लोग जो इलेक्शन पार्लियामेंट में, वो पार्टीज जो मौजूद नहीं है, उनसे भी बात की। और मैं ये क्रेडिट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें देती हूँ कि उन्होंने इस पे एतराज़ नहीं किया। तो जहां इतने बड़े बड़े मार के सर हुए वो वहां पे ये कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जफर अली शाह साहब, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन का आपका कहना है कि अगर वो नामजद करते हैं ना किसी को वजीर आजम तो उस पर सबको इत्तेफाक हो जाएगा, लेकिन जब तस्दीक की बात आती है डिग्रियों की तो उस पर तो चौधरी निसार साहब भी बड़ा बोले हैं इसके खिलाफ, बल्कि एक कमेटी बनाई जा रही है जो बात करेगी इलेक्शन कमीशन से। तो फिर किस तरह मान लिया जाए कि जो भी फैसला होगा इलेक्शन कमिश्नर का सबको कबूल होगा? नहीं, उस पर जो गलतफहमियां थी या जो रिएक्शन था, जो प्रॉम्प्ट रिएक्शन था जो निसार अली खान साहब का, वो मेरा ख्याल है कि आप होते, मैं होता, कोई भी होता तो वो ऐसा ही होता जिस तरह उनका था। लेकिन मैं समझता हूं कि वो बात जो है वो क्लियर हो चुकी है। बाकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अपना फैसलों के मुताबिक जो उन्होंने काम करना है वो करना है, वो कोई ना रोक सकता है ना रोकना कोई चाहता है। लेकिन जिस अंदाज से वो पुट किया गया था या जिस अंदाज से वो मीडिया में उसको हाईलाइट हुआ, तो उस पर रिएक्शन है चौधरी निसार अली खान साहब का, जो उनकी और जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब के दरमियान बात होने के बाद वो मामला तय हो चुका है। उस पर कोई ऐसी बात, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहा उसमें वहां पर। ठीक, शहनाज रज़ा साहिबा, निगरान सेटअप के लिए बड़ा जरूरी है कि सबसे मुशावरत की जाए। अगर एमक्यूएम अपोजिशन में भी जाती है तो सिंध में उनकी मुशावरत चाहिए होगी निगरान सेटअप के लिए। लेकिन वज़ीर आला साहब तो आज भी कह रहे थे कि वो पुरुमीद हैं कि दोबारा हुकूमत इकट्ठे बनाएंगे। तो एमक्यूएम क्या अब भी आपके साथ है, आपको लगता है? देखिए, बात यह है कि हमने जिस तरह 5 साल उनको साथ रखा है, काफ़ी दफ़ा वो नाराज़ भी हुए और लेकिन हमने अपनी कोशिशों से उनको मना लिया। तो ये कोशिश होगी, लेकिन जब मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ तो उसके साथ साथ नीचे टिकर भी चल रहा है कि गवर्नर सिंध ने दुबई से जो है अपना रेजिग्नेशन फैक्स कर दिया है। और तो इससे तो मुझे लगता है कि वो बैठेंगे। और आज उन्होंने सिंध असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन का नाम भी दिया है। तो देखिए क्या सूरत हाल बनती है। अभी तो सब चीज़ प्रोसेस में है। अभी तो उनके वुज़रा के भी रेजिग्नेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। जफर अली शाह साहब, इस पर मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी और जो कौम परस्त जमातें थी सिंध में वो भी इसके काफ़ी खिलाफ थी, सिंध पीपल्स लोकल ऑर्डिनेंस के। और उसके बाद अब ये वापस ले लिया है। इसके बाद आप समझते हैं कि अब दोबारा से पीपल्स पार्टी स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा सिंध का? जो जमातें आपके साथ आई थी वापस पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगी? मैं नहीं समझता कि उनका होल्ड जो है वो अब उस पोजीशन पर जाएगा जहां पर उनका था, चूंकि नेशनलिस्ट पार्टी जो है इस पर अपना रिएक्शन भी दे चुकी हैं। और ये नेशनल पार्टी का एक बड़ा एक पॉलिटिकल और इखलाकी प्रेशर था उन पर कि जो ये लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस आया था, तो उस पर मैं समझता हूं कि उनकी फतह हुई है। लेकिन उनका रिएक्शन आ चुका है कि ये इस बात से पाकिस्तान पीपल पार्टी सिंध के वोटर्स को या सिंध की पॉलिटिकल ताकतों को बेवकूफ नहीं बना सकती। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर अली शाह साहब और शहनाज रज़ा साहिबा। निगरान सेटअप पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि इफ़ाम व तफ़हीम से मामला हल हो जाएंगे, अगरचे चौधरी निसार साहब अब भी ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म से नहीं मिलेंगे। हमारी अगली स्टोरी, सियासत अपनी चाल चल रही है सिंध में, इसके रंग खुलकर सामने आ रहे हैं। एमक्यूएम पूरे दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी की शरीक सफर रही। घर में पड़े बर्तन जिस तरह एक दूसरे से टकरा जाते हैं, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की बामी मोहब्बत में भी कुछ इस किस्म के नशेबो फराज आते रहे। रूठने और मनाने के मरहले आए भी और तय भी हुए। अब असम्बलियों की आईनी मुद्दत पूरी होने को है तो लियारी के जराइम पेशा अफराद के सरों की कीमत वापस लेने के मामले पर एमक्यूएम ने हुकूमत छोड़ दी। जवाब में पीपल्स पार्टी ने अपना ही मतरूका बल्दियाती कानून दोबारा से नाफिज कर दिया। पीपल्स पार्टी का यह जवाबी हमला इस बात का ऐलान था कि इंतखाबी मार का अब अपने अपने जोरे बाजू पर
लड़ा जाएगा। उधर कल यह कानून असेंबली ने मंजूर किया। इधर गवर्नर सिंध कराची से रुखसत हुए। स्पीकर सिंध असेंबली ने उनकी जगह कायम मुकाम गवर्नर बनते ही 10 घंटे के अंदर अंदर इस कानून के बिल पर दस्तखत भी कर दिए। 1979 का बलदियाती निजाम सिंध में नाफिज हो चुका है। सरकारी तकर्रुर और तबादले जारी हैं। रिजवान अहमद को सेक्रेटरी सनत, साकिब सुमरो को रुकन लैंड यूटिलाइजेशन बना दिया गया है। मुश्ताक मेमन मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर कर दिए गए हैं। सुरेश कुमार सेक्रेटरी सेहत और वसीम अहमद सेक्रेटरी जंगलात और जंगली हयात तैनात। अली अहमद सेक्रेटरी फिशरीज, गुलाम मुस्तफा सेक्रेटरी बहालियात, खालिद अली शाह सेक्रेटरी औकाफ, जबकि शाहिद गुलजार सेक्रेटरी RS&EP बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिए गए हैं। आम हालात में ये तकर्रुर और तबादले कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इंतखाबात के करीब ऐसी हुकूमती कार्रवाइयों के बड़े मानी होते हैं। हुकूमत की फुर्तियां बता रही हैं कि वो सिंध को हर हाल में अपने हाथ में रखना चाहती है, चाहे विफाक में इसकी हुकूमत बने या ना बने। हुकूमत और MQM के नकाद शक करते हैं कि पिछले चंद दिन में सिंध में होने वाली सारी तब्दीलियां MQM और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हिकमत अमली है। अगर यह तज्जिया दुरुस्त है तो फिर सवाल है कि MQM और पीपल्स पार्टी का हदफ क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे MQM के रुकन कौमी असम्बली जनाब हैदर अब्बास रिजवी से। हैदर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले हमने देखा था, ये पहली दफा नहीं हुआ, कमिश्नर निजाम पहले भी निसार खोड़ो साहब ने इसी तरह बहाल किया था, तब रुखसत पर थे गवर्नर शुतुलबाद। अब दोबारा हमने ऐसा देखा है, फिर वो रुखसत पर गए, आज फिर दस्तखत हो गए 10 घंटे के अंदर अंदर। ये महज इत्तेफाक है? जो सूरत हाल सामने है उसमें मेरे ख्याल से तमाम ही लोगों पर वाज़ेह है कि MQM का इस्तीफा किस बुनियाद पर दिया गया। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक काम किया, जो सिंध से लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को उन्होंने रिवोक किया या उन्होंने उसको रिवाइंड किया, उसमें जो सूरत हाल बनी, जो गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपने ही मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़ जाते हुए काम किया। अगर आप उसके बावजूद अपने तज्ज़िये पर कायम हैं तो मैं इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। ये फरमाइए, अब ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए MQM की जानिब से बाकायदा दरखास्त चली गई है और नजर आ रहा है कि अब ऑपोजिशन जो है MQM को मिल सकती है, लेकिन इस्तीफे वजीरों के अभी तक मंजूर नहीं हो सके और अब यह भी कहा जा रहा है कि गवर्नर सिंध भी इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, मुझे हैरत इस बात पर है कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस तो इस सिंध असम्बली ने मनसूख कर दिया, मगर इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं कर रहे, जो कि गवर्नर सिंध ने आगे हुकूमत को भेज दिए थे। मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि वो मंजूर हो जाने चाहिए। अब रास्ते अलग हैं। अगर ये एक दफा फिर हम देख चुके हैं कि कई दफा इस पर मुशावरत हुई, कभी कमिश्नर निजाम आता है, कभी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आ जाता है, इस पर काफी देर बात होती रही सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर। अगर ये वापस आ जाए तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वापस आने का सोच सकती है कि अब रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं? नहीं, मेरे ख्याल से उसके ऊपर लेजिस्लेशन हो चुकी है उसामा, और जब लेजिस्लेशन मुकम्मल हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई गुंजाइश बाकी रखी है हमारे साबिक इत्तेहादियों ने। और एक ऐसी सूरत हाल में MQM ने इस लेजिस्लेशन के हवाले से नहीं, बल्कि जो लियारी में गैंग वॉर क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे वापस लिए जा रहे थे, जो कि एक मजाक था कराची वालों के खून बहाने वालों से, कई 100 लोग उन्होंने मार दिए, जिनके अगवा बराए तावान के लातादाद केसेस हैं, जो क्रिमिनल्स हैं। अगर हुकूमत उनके ऊपर दस्त शफकत रखते हुए लियारी की सीट जीतना चाहती है और इसके एवज चाहे कितने ही कराची वाले, कराची के ताजिर, कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट, कराची के ट्रांसपोर्टर्स, कराची के आम आवाम, कराची के दुकानदार, कराची के बिजनेसमैन, अगर वो सब अजाब झेल रहे हैं और हम अपने हाथों से उनके ऊपर मुकदमात वापस ले लेते तो वाकई एक इंतहाई शर्मनाक बात होती। ये फरमाइए, तो फिर वज़ीर आला को क्या कहा जाए कि उनकी खुशफहमी है वज़ीर आला सिंध की, वो कह रहे हैं कि एक दफा फिर वो पुरुमीद है MQM के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। देखिए, अगर वो उम्मीद से हैं तो ये अच्छी बात है और खुशगवार बात है, मगर MQM जो है इस सिलसिले में अपना वाज़ेह स्टांस दे चुकी है। वजह क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा किया गया था इस एक्ट के खिलाफ और लोगों में ये बात फैल गई थी कि शायद ये गलत है और ये कानून नहीं होना चाहिए, इस वजह से उन्होंने वापस लिया। देखिए, मैं आपको एक चीज बड़ी मजेदार, उसामा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है जो उन्होंने जारी किया था 2008 में, और उसका पार्ट 4 है जो कि लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बात करता है। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन द 3-tier सिस्टम
of government, federal, provincial and the local, each will enjoy autonomy and function under the law. The system of local government introduced by the military regime, which has been manipulated for political ends, will be revamped to bring into the line with the party's devolution plan. और आखिर में अपने ही मैनिफेस्टो में वो कहते हैं local government will be based on modern patterns such as those that exist in established democracies of the world. सही। अब इसमें 3 नुक्ते हैं। उन्होंने खुद कहा कि हम यकीन रखते हैं गवर्नमेंट के 3 टियर्स पर, जी। प्रोविंशियल और फेडरल और लोकल। लोकल टियर उन्होंने खुद खत्म कर दिया, यानी रियासत मुकम्मल होती है 3 हुकूमतों से। और यही पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल 32, आर्टिकल 140 कैपिटल ए, वो भी यही बात करते हैं कि अब आपने अपनी रियासत की टांगें और जड़ें खुद काट दी जो कि आवाम से जुड़ी हुई थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आमिरों का कानून हम उसमें तब्दीली लाएंगे। वो ये कहते हैं अब मेरे ख्याल से सिर्फ उन्होंने आमिर की तब्दीली की है। हैदराबाद साहब, शैला रजा साहिबा डिप्टी स्पीकर मुशव्विर सिंध असेंबली हैं, उन्होंने ये भी कहा कि लचक नहीं दिखा रही थी एमक्यूएम, जिसकी वजह से ये करना पड़ा। इसमें कुछ चेंजेस वो लाना चाहते थे। ऐसी कोई बात हुई थी आपके दरमियान कि इसमें मजीद कोई चेंजेस लाए जाएं जो लोग इसके खिलाफ है, ताकि उनको राजी किया जाए? उसामा, ये तो बात बड़ी वाज़ेह थी कि ये कानून दोनों जमातों की कंसेंट से पास हुआ था। यहां तक कि सुबह 5 बजे तक इसके ऊपर मज़ाकरात चले थे और बड़ा मजाक उड़ा था कि इतनी उजलत क्या थी। 4.5 साल की तवील बहस के बाद अगर एक कानूनी मुसव्वदा सिंध असेंबली से पास हुआ, 4.5 बरस कोई उजलत नहीं हुई, 4.5 बरस डिस्कस हुआ और उसके बाद वो आकर पास हुआ। मेरे ख्याल से ये तो इंतहाई मज़ाक़ खेज़ इल्जाम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद रिजवी साहब। 100 इजलास हुए कोर कमेटी के और 14 महीने बात होती रही और फिर अचानक एक दफा फिर ये कानून जो था सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट, ये अब खत्म हो चुका है और कमीशन निज़ाम बहाल हो गया और तकर्रुर और तबादले भी शुरू हो गए हैं। हमारी अगली स्टोरी बहुत अहम है। धरनों का सिलसिला जारी है, कोयटा में धरने हो रहे हैं। एक और कहानी आपके सामने लेकर आएंगे इससे जुड़ी एक और धरने की। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। कोयटा में एक के बाद दूसरा धरना, फिरका वारियत के साए दिल दहला रहे हैं। अल्लाह खैर करे। सवा लाख गोरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान के 40 करोड़ वासियों को कैसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ने में कामयाब रहे, ये बात समझने के लिए हिंदुस्तान को पौने 200 साल लग गए कि जात पात, तफरकाबाजी और अमीर गरीब की जो लड़ाइयां वो लड़ते आ रहे हैं वो उनकी अपनी लड़ाइयां नहीं, बल्कि असल में उनके गैर मुल्की आकाओं की लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी का हिस्सा थी, जिसने हिंदुस्तान पर ताज बरतानिया के इक़्तिदार को दवाम बख्शा। लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं, ये पॉलिसी आज भी बड़ी ताकतों में मरगूब और महबूब बल्कि बहुत ही मकबूल हिकमत अमली है। इसका खोज लगाने के लिए तारीख में ज्यादा दूर झांकने की भी जरूरत नहीं। इराक की खौफनाक मिसाल हमारे सामने है। खौफनाक हथियारों को बहाना बनाकर अमेरिका ने इराक पर चढ़ाई की तो उस वक्त यहां सुन्नी भी बसते थे और शिया भी, लेकिन फिरका वारियत का कहीं दूर तक नामो निशान न था। मगर अमेरिका के मुबारक कदम पड़ते ही इराकी मुआशरे में फिरका वारियत ने एक अफरीद की शक्ल इख्तियार कर ली। शिया और सुन्नी इख्तलाफात उभारे गए, एक दूसरे के अक्सरियती इलाकों में खुदकुश धमाके भी होने लगे और इसकी जिम्मेदारियां कबूल करने के पैगाम भी सामने आने लगे। एक तरफ ये मारा मारी होती रही और दूसरी तरफ इराक की वसाइल की लूट मार और अमेरिका की कठपुतली हुकूमत दोनों ही चलती रहीं। अमेरिका की आमद के बाद बर्बादी की यह दास्तान शिमाली इत्तेहाद की मदद से अफगानिस्तान में भी दोहराई गई और अब जो खित्ता बलूचिस्तान फिरका वारियत और बदअमनी की आग में सुलग रहा है, इसके भड़कते शोले भी यही कहानी सुना रहे हैं कि यह आग असल में बड़ी ताकतों के मफादात का शाखसाना है। इल्जाम लगाया जाता है कि हजारा बरादरी की फिरका वाराना टारगेट किलिंग असल में सऊदी अरब और ईरान के कशीदा ताल्लुकात का एक अमली नमूना है और बलूचिस्तान को अलग करने का नारा लगाकर पहाड़ों पर चढ़ने वाले भी किसी और के हाथों में खेल रहे हैं। तज्जिया निगार तो और भी खौफनाक हालात की पेशगोई कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने पाक ईरान गैस मंसूबे और गवादर पोर्ट को चीन के हवाले करने के 2 बड़े फैसले करके अमेरिका की नाराजगी मोल ली है, जिसे पाकिस्तान की ये गुस्ताखी एक आंख नहीं भाई। और आज अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करने की धमकी भी मिल गई है। लेकिन वाकिफान हाल कहते हैं बात सिर्फ धमकियों तक ही नहीं रहेगी, इससे भी आगे जाएगी।
सूबे में फिरकावारियत की लगी आग के दौरान कोयटा में धरनों का सिलसिला भी जारी है। पहले हजारा कबीले वालों ने फौज का मुतालबा लिए धरना दिया और अब अहले सुन्नत वल जमात वाले लाशों के साथ सड़क पर आ बैठे हैं। इन लोगों का मुतालबा क्या है और ये क्या कहते हैं, हमारे साथ मौजूद है मौलाना रमजान मेंगल, अमीर अहले सुन्नत वल जमात बलूचिस्तान। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या मुतालबात हैं आपके, आप क्यों धरना दे रहे हैं? उसामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका देकर इस पर हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। आपको मालूम है अहले सुन्नत वल जमात एक पुरअमन मजहबी जमात है जिसकी मुल्क की खैर ख्वाही, मुल्क की अमन अमान के हवाले से हमारे पहले भी कायदीन ने हर सतह पर ताउन की है। अब भी मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब जो सफ़ीर अमन है, उसकी हमेशा जद्दोजहद यही रहा कि मुल्क के अमन अमान के हवाले से जहाँ भी गए, जिस प्रोग्राम में जैसे भी मौका मिला, उसने अमन अमान के लिए ताउन की। आज की क्वेटा शहर की हालात आपके सामने है। जब से करानी में जो वाक़या हुई है, उसके बाद अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ क्रैकडाउन और टारगेट किलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें हमारे काफ़ी साथी गिरफ्तार भी हुई है। उसके बाद उन्होंने पहला ये किया कि 4 साथी जो उनके गिरफ्तार थे पहले से, उनको उठाकर उन्होंने शहीद किया खुफिया इदारा वालों ने। उसके अलावा कल रात को नवाकिली के इलाके में हमारे साथियों के घरों पे छापा डालकर वहाँ से लोगों को उठाकर 5 मिनट के बाद घर से बाहर निकाल कर वहीं बरस्ट करके उनके लाशों को ऐसे ही छोड़ के चले गए, जिससे हम मजबूर हो गए अपने सुबह लाशों को उठाकर गवर्नर हाउस की तरफ, गवर्नर राज की तरफ आगे बढ़ा है। गवर्नर हाउस के करीब सुबह 11 बजे से लेकर अभी तक हमारे धरना जारी है। अच्छा, धरना किन शराइत पर होगा? अभी बताया जा रहा था कि FIR आप कहते हैं कि लॉन्च की जाए और उसके बाद आप धरना खत्म कर देंगे। हमने यही डिमांड सिर्फ इसलिए यहाँ के मौसम और हालात को पेश नज़र रखकर अमन अमान के हवाले से और रात की तारीखी भी है, हमने कहा अभी FIR हमें दे दे, हम अपना धरना ख़त्म कर लेंगे। कल वैसे हमने हड़ताल के कॉल दी है, फिर कल इनके साथ मीटिंग भी है। बाकी मामलात जो हमारे गिरफ्तार साथ जो है वो भी आपके मरकजी रहनुमा है, उन्होंने भी गिरफ्तारी दे दी है। अहले सुन्नत वल जमात पर इल्जाम क्यों लगते हैं? लश्कर जंग भी कबूल करती है, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है? लश्कर जंगवी से अहले सुन्नत वल जमात की बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। वो अलग से किसी जमात है, उनकी अलग प्रोग्राम है, उनकी अलग मामला है। अहले सुन्नत वल जमात कुरान हदीस की रूह में मुल्क और अहले सुन्नत अवाम को रास्ता दिखाने के लिए मेहनत कर रहा है और कामजन है। हमारे इस तरह का वाक़यात वारदात से अहले सुन्नत की कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अभी आपका धरना जारी है और आप कह रहे हैं कि FIR जो लोग मारे गए हैं उनके कत्ल के खिलाफ जब तक FIR नहीं काटी जाती आपके धरना जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया मौलाना रमजान मेंगल, अहले सुन्नत वल जमात के बलूचिस्तान में अमीर है, हमसे बात कर रहे थे। दोनों जानिब से इल्जामात लगाए जाते हैं और उसके बाद फिर धरनों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जब भी किसी के खिलाफ एक्शन होता है, हुकूमत को कोई ना कोई इसका हल निकालना होगा, चाहे इश्तियाल अंगेज तकारीर का खात्मा करना हो या इस तरह से गिरफ्तारियां करनी हो, वाज़े तौर पर हल ले इसका सामने आना चाहिए। हमारी अगली स्टोरी ब्रेक के बाद जो होगी वो ये रही। शाहजेब केस में पुलिस, PIA और FIA सबका किरदार बता रहा है कि रियासती इदारे करप्ट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शाहजेब कत्ल केस हमारे लिए एक टेस्ट केस है। अदालत ने दुरुस्त कहा था। इस टेस्ट केस के नताइज आ चुके हैं और ये नताइज भयानक हैं। इस केस के नताइज बता रहे हैं कि रियासत के बेशतर इदारों का ढांचा पूरी आबोताब से खड़ा है, लेकिन अंदर से खोखले हो चुके हैं। करप्शन की दीमक इन इदारों को चाट चुकी है। शाहजेब केस बता रहा है कि अगर आपकी जेब में सोने के सिक्के खनकते हैं या ये आपके बाप दादा की लंबी जागीरें हैं, तो आप कराची के तलवार चौक या लाहौर के लिबर्टी चौक, इसे भी छोड़िए, आप इस्लामाबाद के D चौक में खड़े होकर किसी को भी कत्ल कर दें, तब भी कोई आपका बाल बीका नहीं कर सकता। और अगर आप आम आदमी हैं, बाप हलाल की रोजी कमाता है, आप मेहनत मजदूरी करते हैं, एक दिन की रोटी के लिए पूरा पूरा दिन सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं, तो इस मुल्क में आपको जेल में डालने के लिए
और उल्टा लटकाने के लिए यही जुर्म काफी है। सुना है कि जंगल का भी कोई दस्तूर होता है, लेकिन हमारे मुल्क में जो दस्तूर होता है उसे फकत एक आमिर की जलाली नजर तहबाला कर देने के लिए काफी है। कानून शिकनी की ऐसी रिवायात जिस मुल्क में आम हो तो वहां लाकानूनियत ही बच्चे जना करती है। लाकानूनियत और बेईमानी का अंदाजा लगाना है तो घर से निकलें, पटवार खाने चले जाएं, वहां से निकलें थाने चले जाएं, कचहरी जाएं, अस्पताल जाएं, आपको खून चूसने वाली जोंकें हर जगह मिलेंगी। शाहजेब एक अमीरजादे के हाथों कत्ल हुआ, पुलिस क्या पूरे का पूरा निजाम एक हरीस चौपाए की तरह कातिल के बाप के डाले हुए टुकड़े उठा उठा कर मुंह में डालने लगा। जब अदालत ने हुक्म लगाया तो पता चला कि शाहरुख जतोई दुबई पहुंच चुका है। अदालत अब सवाल उठा रही है कि वो बाहर चला कैसे गया। FIA बताने से कासिर है। सुप्रीम कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत को हुक्म दे चुकी है कि रोजाना की बुनियाद पर शाहजेब के कत्ल केस की समाअत करके 7 दिनों में इसका फैसला सुनाए। दूसरी तरफ अदालत FIA समेत 5 महकमों के उन जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म कर चुकी है जिन्होंने शाहरुख को मुल्क से फरार करवाया था। अदालत में क्या हुआ और कराची के एयरपोर्ट पर FIA क्या क्या करती है, ये जानेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और मोहम्मद कामरान खान भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अदालती कार्रवाई पर नजर रखते हैं। सबसे पहले कामरान आपके पास आते हैं। आज अदालत में जो कार्रवाई हुई उससे तो जाहिर होता है आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जी बिल्कुल उसामा, आज जो कार्रवाई हुई है उसमें ये बताया गया कि शाहरुख जतोई जो था वो किस तरह से फरार हुआ कि उसको बाकायदा PIA का एक प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है उसकी खिदमत उसको हासिल थी, जिसके तहत उसने जितनी भी चेकिंग वहाँ पर होती है एयरपोर्ट पर उस सबको क्रॉस किया। एयरपोर्ट पर सबसे पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स होती है, फिर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स होती है जो ये देखती है कोई मंशात तो नहीं जा रही। इसके अलावा कस्टम्स का मरहला आता है, उसके बाद फिर इमिग्रेशन का मामला होता है जहाँ पर के बोर्डिंग कार्ड, उसके बाद जो है वो बोर्डिंग का मामला आता है। ये तमाम मराहिल जो थे इसको स्किप किया गया और ये बात वाज़ेह है, ये बताई गई बात अदालत में कि शाहरुख जतोई के पासपोर्ट पर दुबई जाने की स्टैंप नहीं थी, उन्होंने किसी और का पासपोर्ट इस्तेमाल किया और ये बात FIA ने मानी है कि शाहरुख को जो बोर्डिंग कार्ड इशू हुआ था वो किसी और के नाम पर हुआ था। उसामा, ये बहुत एक ग्रिम पिक्चर है अगर आप देखें। उसकी वजह यह है कि अदालत में बहुत से ऐसे केसेस ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसमें यह बात साबित है कि मुल्ज़मान अगर बासर हैं, उनका नाम ECL में भी है तो तब भी वो बाहर जा सकते हैं। और यहां तक कि उनको ये कहा जाता है कि आपकी जो CCTV फुटेज है उसको भी निकलवा लिया जाता है, यानी कि बिल्कुल ही कोई भी सबूत जो है वो नहीं छोड़ा जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि इसका जवाब मांगा गया है DG FIA से। उनसे कहा गया है कि वो 3 दिन में ये जवाब देंगे। अब शाहरुख का जो केस है ये तो ट्रायल कोर्ट में चलेगा, लेकिन जो उसको शाहरुख जतोई को फरार कराने में जितने लोग मददगार साबित हुए और जो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई और जिन लोगों ने उसको इस मुलजिम को बैरून मुल्क पहुंचाया था, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब जवाब देंगे DG FIA। उनको 3 दिन का वक्त दिया गया है। असलम खान, ये सवाल अदालत भी पूछ रही थी सुप्रीम कोर्ट, 2 महीने हो गए, एक वीडियो नहीं मिल रही, कौन कौन लोग थे जिन्होंने फरार करवाया। ये FIA PIA या तो बहुत नाअहल है, नहीं तो करप्ट तो यकीनन है। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं कि करप्ट तो यकीनन है। इससे अंदाजा लगा लें कि जब रहमान मलिक की मौजूदगी में ये सवाल किया था मीडिया ने कि ये बताएं कि ये किस तरह जो है वो शाहरुख जतोई यहाँ से फरार हुआ है, ये कैसे मुमकिन है कि कराची एयरपोर्ट से जब यहाँ से जिस तरह कामरान ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स से ASF पासपोर्ट का जो FIA इमिग्रेशन का जो है वो अमला मौजूद होता है, तमाम जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं और जो मुल्क में आते हैं उनकी बाकायदा यहाँ पर एक जो है वो रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। एक पाइसिस सिस्टम है जिसमें तमाम रिकॉर्ड जो है तमाम डेटा महफूज होता है, कौन आया कौन गया। जिस तरह कामरान ने भी बताया कि पासपोर्ट पे मोहर ही नहीं थी, प्रोटोकॉल अफसर PIA का वो उसे लेकर उसने जहाज तक पहुंचाया। FIA के अमले ने कोशिश ये की कि उसको CCTV फुटेज से बचाया जाए। उन्हें मालूम था कि कहां कैमरे लगे हुए हैं और बासर शख्स था, इसीलिए बासानी उसको CCTV फुटेज से ही बचाया गया। उसका पासपोर्ट, उसकी एंट्री ही नहीं की गई, उसके बैरून मुल्क फरार की। इसके अलावा जब FIA के जो DG की मौजूदगी में पूछा गया तो उन्होंने कहना था कि यहां से फरार नहीं हुआ और अभी वो मुल्क में मौजूद है। ये निशानदेही की कि वो यहां से फरार हो गया है, मीडिया में इस तरह की इत्तला दें, लेकिन रहमान मलिक और DG FIA का कहना था कि वो बैरून मुल्क फरार नहीं हुआ है, वो मुल्क में और उसे पकड़ लेंगे। लेकिन कामरा ये आपने देखा उसामा की सूरत ये रही कि वो दुबई से गिरफ्तार हुआ। जी सही। अच्छा, जिस तरह आप जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं, पुलिस भी ये कह रही थी कि हमें अगर फुटेज मिलती भी है तो उसमें तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा शाहरुख यहाँ पाकिस्तान से जाता हुआ। तो कामरान, एक तरफ ये सवाल भी है कि पहले कहा गया कि शाहरुख जतोई की उम्र 18 साल से कम है, फिर वो भी गलत साबित हुआ।
यानी हर डिपार्टमेंट में यहां पर करप्ट लोग बैठे हुए हैं, उनकी निशानदेही हुई लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। जी उसामा, बिल्कुल ये जो शाहरुख जतोई की उम्र का मामला था, इस पर भी मैं आपको बताऊं कि अदालत को यह बताया गया है कि 3 लोगों को 3 जो अहलकार हैं, अफसरान हैं, उनको तौहीन अदालत के नोटिस जो हैं उनमें इजहार वजू के नोटिस जारी हो चुके हैं। जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने पुलिस सर्जन को, इसके अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कराची हॉस्पिटल के, और इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर हैं मुबीन, इन तीनों को नोटिस जारी किया है कि आपने किस तरह से शाहरुख को जो है वो 18 साल से कम उम्र डिक्लेयर किया, जबकि वो MBA का स्टूडेंट है, और उसकी जो जितना भी उसका नादरा का रिकॉर्ड था उससे हटकर जो है ना ये सारी चीज़ जो है उन्होंने दी, और ये सर्टिफिकेट दिया कि वो नाबालिग है, जिसके बाद उसे बच्चा जेल भेजा गया। लेकिन फिर बाद में जो मेडिकल बोर्ड बना उसने कहा